गांव कंडेला से निशांत नाम का लड़का गुम हो चुका है। निशांत नाम का लड़का एक मिनट सुरेंद्र जी प्लीज। और ये साथी आपका आगे बैठे हैं कुर्सियां पर बैठे रहे। ये मेरे आपका कभी आगे भाई उनको नीचे माफी ले करना है। नीचे नीचे नहीं जानते। जो सर्वोच्च न्यायालय का केस हम लोगों ने जीता है, ये उस शख्सियत की वजह से जीता है जो पंजाब के रहने वाले हैं, डॉक्टर कश्मीर सिंह। डॉक्टर कश्मीर सिंह जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पहले अभिव्यक्ति की थी। मैं आपको चाहूंगा कि वो एक बार हाथ उठाकर आपका डॉक्टर कश्मीर सिंह। और साथ ही मैं कश्मीर सिंह से ये चाहूंगा कि वो अपना वक्तव्य इस टीएससी की जनता के सामने प्रस्तुत करें। डॉक्टर कश्मीर सिंह फरोख पंजाब। सिद्धू साहब वो भी दुनिया में ना रहे, और जब वो ना रहे तब मैं क्योंकि उनको असिस्ट करता था तो ये केस मेरे तो मैं सामने इसमें आया। हमने पूरे पंजाब में ही नहीं दुनिया भर में हमने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और इस चंदे से करोड़ों रुपए खर्च करके हमने ये केस जिसको हमारी ओर से कपिल सिब्बल जी और देश गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट्स ने जो लड़ा, और इसका फैसला ये है 565 पेज ये दर्ज है। और हमने कोशिश करते थे केस जीत कर आपकी जोड़ी में डाल दिया। प्लीज गवर्नमेंट का समय प्लीज। इसका फायदा केवल और केवल पंजाब को नहीं बल्कि करोड़ों देश के लोगों को है। मेरी रिक्वेस्ट है सर से प्लीज। और मैंने सिर्फ दो बातें कहनी है, इसको लागू करना है। जहां मैं जो मैसेज देने आया हूं वो कहीं की मेरा मैसेज सुन रहे कि हमने करना क्या है। एक तो अपने एजुकेशन पे इसको लागू करवाना है जो पंजाब में है, लेकिन जहां हरियाणा में है। उसके बाद फिर इसका फायदा होगा जब ये हम पढ़ लिख जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। भाई भाई प्लीज राजनीति बात करें आराम से। सपने लेना मतलब उस सत्ता की कुर्सी पे ऐसी समाज खड़ा है, सात पीढ़ी भी नहीं बहुत बढ़िया बहुत नहीं तो भाई टीएससी समाज जिंदाबाद पूरे तरह सारे। और इस परिवार को मिलने पर आज तो मुझे खुशी हो रही है, तो बुआ भतीजे को धन्यवाद कहने का दिल कह रहा है। अगर मेरा आरक्षण वर्गीकरण का विरोध ना करते तो हमारा ये पूरा टीएससी परिवार कभी नहीं मिलता। और आज हम खुले दिल से बुआ भतीजों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये विकास मामला जब 21 अगस्त को बुआ भतीजों ने पूरी ताकत लगा दी थी हमारे खिलाफ भारत बंद करने की, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुलदस्ते का काम देने का क्या था, वो चीफ जस्टिस साहब के ऋण सब खुदाए थे। और इससे टीएससी समाज के लिए जो समर्थन उन्होंने दिया, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको
का ये बयान कर रही है। ये कि हरियाणा कितने वोटों से सरकार तय होगी अपने प्रदेश में तय हो चुका है, ये आपके पास ही सकती है। और साथियों, ये जो लड़ाई है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार इकट्ठा किया था, शेड्यूल कास्ट बना था, लेकिन शेड्यूल कास्ट में एक समाज ने आपका हकमारी करी थी। आज ये दोबारा बाबा साहब अम्बेडकर का कुर्बान करता हुआ डीएससी समाज करता हुआ। तो ये जो डीएससी समाज की आवाज है ये दिल्ली के तक करनी चाहिए। इनको पता करना चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं जो बाबा जीवन सिंह जो जिनका कटूंगा सिक्का था बाबा जीवन सिंह लेकर के आए थे। हमारे बीच में समाज में धर्मगुरु सारे बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कहूंगा, पॉलिटिकल लोग हैं जो राजनीतिक लोगों से आप भी आते हैं, इनकी औकात नहीं है तुम्हारी बात करने की पार्टियों में, इनकी औकात नहीं है। ये सारे में सारे काते कुत्ते आपकी बात नहीं कर सकते, आपकी बात कोई कर सकता है तो डीएससी समाज के नेता जिन्होंने लड़ाई दी है वो आपको सावधान रहना है। जब ये पीढ़ी खत्म होती है तो हमारे जैसे लोग खुद अपने मत पहन के पहुंच जाते हैं आपके बीच में आपको बहकाने के लिए। इनके बहकावे मत आना, इनके बहकावे मत आना। आप लोगों को पता है कि अम्बेडकर बात को चलाने वाले लोग कौन है। और इस हरियाणा में मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा गाँव सड़क थाना है, गाँव से नसीब पास किया दर्द है हरियाणा का। इसलिए आप लोगों के बीच में चाहे अभी कुशान में जो हमारे गुरु जी है, धर्मगुरु है ब्रजेश जी कुशान से हैं, इन्होंने सबक पत्र दिया है राजनीति निपुण समाज काम करूंगा। तो आप लोग सामाजिक लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ो कि दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी का परिवार और नरेंद्र मोदी का परिवार इनको पता चल जाए कि डीएससी समाज की ताकत है। और ये वही फैसला है, ये वही फैसला है जिसका आज सबको अपमान हो रहा है, जिसने हमारे समाज को खत्म करने का काम किया गया। और एक भाई ये समय है, ये समय है। आप जितने भी डीएससी समाज के लोग बैठे हुए यहाँ पर, सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना। सारा अपने जीता की बात जरूर होता है, आप अपने अपने सालों को समझाओ। डीएससी समाज के लोग उनको कहो आप अपने सालों को समझाओ, उनको कहो अपने सालों को समझाओ। और जब सारे समझ फिर कौन साल रह जाएगा? चाहे 21 वर्ष कर ले, चाहे 11 कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। और हम लोगों ने कसम खाई है देश में अमृतसर वाल्मीकि की तरफ से भगवान वाल्मीकि को साक्षी मान करके हम लोग अमृतसर वाल्मीकि की तरफ से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और पूरे में इस डीएससी समाज की यात्रा को लेकर के जाएंगे। आप लोगों के हक की हकमारी बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं संजीव वाल्मीकि की कसम खाता हूं आप लोगों के बीच में कि भगवान वाल्मीकि का ये रथ दिल्ली से लेकर लंदन तक जाएगा। और आप लोगों ने आवाज डीएससी समाज की रुकने नहीं देनी है। गलती में अपने घर जा करके एक रिश्तेदार को समझाओ, एक भाई को समझाओ, सभी ग्रामीणों को समझाओ। और जो हमारा हक मार करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये लोग कहते हैं कि भाग पाना जानते हैं, सब लोग काम जानते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं बना जानते, काफिले निकालते हैं। आप लोग सारे के सारे नारा लगाना, नारे की बात को समझूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। डीएससी समाज के हमारे बहुत ही आदरणीय महाराज, हमारे पूजनीय संत, हमारी महान हस्तियां डीएससी समाज का कद लेकर के जुनून लेकर जिन लोगों ने डीएससी समाज के लिए त्याग बलिदान और कुर्बानियां की हैं उनको मैं नमन करता हूं। और मुझे ये कहने बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि जिन लोगों ने 18 वर्षों से इस लड़ाई को जिंदा रखा, सड़क से संसद तक की लड़ाई, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं की, उनको नमन करता हूं। जिन लोगों ने अपनी इस समाज के लिए नौकरी का बलिदान किया उनको मैं नमन करता हूं। जिस मेरे भाई ने दिसंबर
वाल्मीकि ने अपने मंत्री पद को भी ठोकर मार दी हो और समाज की बात की, मैं उनको नमन करता हूं। अमरजीत सोलंकी ने सीएम का ओथ भी देते हुए उस पद पे ठोकर मार दी, मैं उनको नमन करता हूं। यह धमकी मामला जो ये रथ यात्रा लेके चल रहा पूरे समाज में, पूरे हरियाणा में, मैं उनको नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं सभी छोटे भाई बंधुओं को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, जिन्होंने अपना इस बीएससी के लिए खून पसीना बहा है। मैं नमन करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोहतक के अंदर अपने हाथ पैर तोड़वाए, अपने सर खुलवाए, मैं उनको नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं नौजवान साथियों को जिन्होंने 4-4, 5-5 साल की जेलें इस बीएससी समाज जीएसटी लड़ाई के जेलों में काटी है। मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिन्होंने इस लड़ाई के लिए अपने 18 वर्षों में अपनी पत्नी को कुर्बान किया, अपने बच्चों को यतीम किया। मैं नमन करता हूं देवीदास भाई वाल्मीकि को। कहां है मेरा देवीदास भाई? मैं नमन करता हूं अपने देवीदास भाई को। समाज के लोगों ने कोई राजनीति नहीं है, और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसको आया, उसके लिए जिन लोगों ने त्याग बलिदानों को कुर्बानियां की, लगातार अपने सभी दिन रात तपस्या करके लोगों से पैसा इकट्ठे करके और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी जवाहरलाल नेहरू जी। मैं नमन करता हूं जिनका नाम मैं ले पाऊं, जिन्होंने एक दिन भी इस लड़ाई के लिए दिया है, उस माता को नमन करता हूं, उस नौजवान साथी, उस बुजुर्ग को नमन करता हूं, जो और नमन करता हूं। और दूर दराज से आप जो लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं, इस लड़ाई के लिए आगे बैठे, ये लड़ाई है क्या? आपके समाज में 5 मंत्री बन जाए, आपके बीएससी समाज के 10 एमएलए बन जाए, 20 चेयरमैन बन जाए, तो सारे मिलकर के बीएससी समाज का इतना भला नहीं कर सकते जितना इस वर्गीकरण से आपका भला हो रही है। ये वो लड़ाई है जो आज आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और जिनको आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, कस्टम में जाना है, तो इंजीनियर और बड़ी बड़ी पोस्टें में जाना है, ये वो लड़ाई है। आरक्षण का बंटवारा, ये आरक्षण का बंटवारा जो 1994 में हुआ था, और 1994 से पहले जब आरक्षण का लाभ एक ही जाति खा गई थी 90-92%, तो उस प्रकार से जब ए और बी बना था तो आधा हमें मिलने लगा था। एक हिस्सा तो सिर्फ एक जाति को, और एक हिस्सा मतलब आरक्षण की एक रोटी में से आधी रोटी तो एक जाति को, और आधी रोटी में वाल्मीकि, धारण, खटीक, सासी, और कालीकर, डूब, घेरा, सीकर, सीकर, बेगा, सपेरा, सभी जातियां, फिर भी हमने संतुष्ट किया कि आधी रोटी तो हमें मिल रही है। लेकिन उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा, और राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से उन लोगों ने हमारे इस वर्गीकरण को खत्म कराया। और आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया लंबी लड़ाई के बाद, और सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच का निर्णय नहीं है, यह 7 जगह बेंच का निर्णय है, और माननीय मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़, और डीवाई चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं उन भाइयों को बता दूं कि जो आज कह रहे संविधान बदल दिया, संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया, तो उनको कहता हूं कि पहले संविधान को पढ़ो, और संविधान की आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है, इट इज ओपन टू द स्टेट टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन in order to advance or lift these classes so that they may be equally reflected in the service under the state. राज्य की सरकारें आरक्षण का समान लाभ देने के लिए आरक्षण का वर्गीकरण कर सकती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो लोग नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया, चाहिए तो उन लोगों को यह था कि जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, वो उसका स्वागत करते, और जो लोग इसका स्वागत नहीं कर रहे, रोडों पे आकर के बात की बात करते हैं, तो मैं उन लोगों को, मुझे कभी मंच के माध्यम से बोलने में पहुंच नहीं है, उन समाज भाइयों को मैं इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि पानी पिला करके तुमको मारेंगे, हम पानी पिला करके। अब ये जातियां, अब ये वाल्मीकि, धारण, खटीक, सासी, और बाजीगर, डूम,
83 81 के लिए जाके जाग चुकी हैं और इनके सामने आने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं है। और आज जब वो लोग हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि संविधान बदल दिया, संविधान नहीं बदल दिया, तुम्हारा लूट चारा बदल दिया, तो उसको लूट और मेरे समाज के लोगों, किसी शहर में नहीं पता कि हर आपके कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, हर आपके कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। हर आपके कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जाकर के दरिया में नहीं गिरता। आज आपने दिखा दिया कि आप समंदर हैं, आप विशाल समंदर, अपनी ताकत को पहचाने, अपनी हिम्मत को पहचाने, अपने जोश को पहचाने, अपने जुनून को पहचाने। और इसी प्रकार यदि आप एक रहे, ये डीएससी समाज आप एक रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि ये आपका हक आपकी झोली में होगा। और हमें वो मंजर याद है 2008 का, जब देवीदास और हम भूखा पे बैठे थे लोग करते हैं, उस भूखा में उस निर्दयी आदमी ने हजारों निहत्थे लोगों पर लाठियां चलवा करके हमारे लोगों को अपाहिज किया था, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को लाठियां मार करके अपाहिज किया था। और उनके ही कुकर्मों से वो 10 साल सत्ता से बाहर है। और हमने भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा, आपने वो निर्दयी काम किया है, आपने वो घटिया और घिनौना काम किया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जन्म जन्म तक तू कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और हम पूरे हरियाणा में हमने चाहे यज्ञ यात्रा के माध्यम से और चाहे अपने अपने पूरे गुरुपद के माध्यम से हमने अलग जगह रखी है। और मैंने एक विनती आपसे, एक पैर पे खड़ा होकर के, एक पतान पे खड़ा होकर आपसे हाथ जोड़ के आप एक बार हाथ खड़े कर लें। स्वागत के लोगों, आपके लिए हमने क्या बलिदान किया, 12 साल खपा दिए, 6.5 साल जेलों में बिता दिया, यानी 6 जेलें काटी है, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन, जेल यात्राएं, पद यात्राएं, एक बार दूर हाथ खड़े कर लो सभी मंच के लोग भी। कोई ये दर्द बोल रहा है सीने में, कोई राजनीति नहीं है, ये दर्द बोल रहा है। जहां तक कि आपकी आवाज आए, अपने रिश्तेदारों में, भाईचारों में हाथ जोड़ के बोलना कि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। खंजर घोट दिया, उस कांग्रेस को ना तो चले चलाने और ना तो चले के आप चला सकते हो। और मैं सीएमडी के माध्यम से, मैं सीएमडी के लोग खड़े मेरे भाई की पीछे भी खड़ा उनके माध्यम से आज मैं ये मंच से ऐलान करता हूं कि हम एक एक वोट और सुनने का शिक्षा ने आपने वादा किया है समाज से। और मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने और मनोहर खट्टर ने जीत की इसी ऐतिहासिक भूमि में जीत की इसी ऐतिहासिक भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आपको शिक्षा में करके दिया। आज आपके बच्चों को पीजी कोर्सेज में एडमिशन मिल रहे हैं। और जिस सरकार ने हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही आधा हक दे दिया और मुख्यमंत्री से 3 सत्र की वार्ता हमारी हुई है और मुख्यमंत्री ने, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर झूठ बोलूं तो यहीं पे दफन हो जाऊं समाज के लोग, कोई त्याग और बलिदान और कुर्बानी की है तो कुछ नहीं मांगा। मुख्यमंत्री ने होटल के अंदर 1 घंटा हमारी बात हुई,
साहब ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था नया सिंह सैनी हमारे सामने सोलों के बीच में कि आप स्वदेश जी कबीर साहब, मैं कबीर साहब की कसम खाए कहता हूं, सरकार बनते ही पहले ही क्रम से आपका डीएससी भाग गया। मैं इसलिए आपसे हाथ उठा करके आपसे प्रण करवाया कि आप एक एक वोट अब की बार बीजेपी को देंगे। और फिर सुन लो, अगर बीजेपी ने फिर हमारे साथ धोखा किया तो फिर बीजेपी का नहीं छोड़ेगा। तो आज आपने मुझे सुना, मुझे समझा, हे माताओं, हे बहनों, जहां तक आपकी आवाज आए समाज में अपने रिश्तेदारों को फोन करो कि आप सरकार वोट बीजेपी को देंगे। आप संजय जी ने लिखा था कि जल्दी चले तो भक्तजन याद आता या सूर या फिर जल्दी बात है तू काहे रोए नूर। ये समाज के लोगों आप पीछे हो और आज इतनी भारी संख्या में आज एकत्रित हुए हो। आपकी जयकार इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इस प्रकार इकट्ठे रहना और समाज का कोई भी नेता जब समाज को बुलाता है तो इसी प्रकार आपने इकट्ठे होकर के अपनी एकता का परिचय देना है। समाज ने बंधित किया है। ये वही स्टेज है, वही जगह है 2019 की। मैं उस टाइम को सीएम होता था, माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री उस टाइम होते थे, उन्होंने एजुकेशन में लागू किया। 2022 में रोहतक में कबीर जयंती हुई, रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया। हमारे साथी जयनारायण भूटिया, रामधारी नगर, आप चुप हो गए, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इन सब ने लड़ाई लड़ी, हजारों में लड़ाई लड़ी, 2006 से लड़ाई लड़ी। कोई जेल गया, भाई स्वदेश कबीर जेल में रहे। हमारी माता की एक टांग टूट गई, कितने साथी कितने घायल हुए कुछ नहीं पता। कितना पैसा खर्च हुआ, कितना 18 साल में बच्चा पानी हो जाता है। अगर हमें नौकरियां मिली होती 2006 से, हमारा समाज कहीं न कहीं हो जाता है। लेकिन आप एक चीज सोचें, आपके साथ धोखा किसने किया, आप पहचाने। आपको वोट देने वाला है, कुछ भ्रांतियां हैं। स्वदेश भाई प्राण ने बिल्कुल क्लियर बात है, कुछ भ्रांतियां फैला रखी लोगों ने, पढ़े लिखे ने, अनपढ़ आदमियों ने, कि ये सरकार लागू नहीं करेगी। अगर भाई लागू नहीं करेगी तो 8 तारीख के बाद आप देखना लागू क्यों नहीं करेगी। 8 तारीख तक बैठाओगे, ये सरकार क्या कोई भी सरकार इतने समाज का अनदेखा नहीं कर सकती। मुझे पता है, मैं और पिछंबर भाई कैसे इस लड़ाई को कानूनी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, कैबिनेट के या कैसे कैसे लड़े। कहीं रिपोर्ट पेश नहीं होने दी, कभी कुछ नहीं होने दी। ये तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सेन जी का दिल बड़ा था। आचार संहिता होते हुए भी ये चीज अनाउंस की और कैबिनेट में रखी, और बहुत सारे लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ये सरकार लागू नहीं करेगी। अगर ये सरकार लागू नहीं करेगी तो खत्म किस रहेगी, वो पहचानने की जरूरत है। भाई दिसंबर बहुत बड़ी कुर्बानी देखा है मिनिस्टर रहते हुए, आप सबको पता है। ये आदमी अगर ना होता तो ना पार्टी कैबिनेट में आवाज होती, ना ये 17 तारीख को बात होती, ना 8 तारीख को होती, ना एससी कमीशन के लिए रिपोर्ट के लिए निकाला। आप सबके कारण ये काम हुआ है। 2006 से लेकर 2024 तक कोई आदमी लोग कहे ना कि भाई ये लागू नहीं हुआ, अमरजीत अपनी छाती पाड़ के दिखा के कि ये लागू है, ये लागू है। हर जगह बात हुई है। और 11 लोग कमेटी देने पर बेचारे 1 महीने से
काम कर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, गरीब समाज है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा, 30 मिनट नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे मंच पर बहुत ही परम श्रद्धेय संत भी बैठे हैं। हमने उनका मार्गदर्शन लेना है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय संत दर्शन रतन रावण जी और अन्य संत भी विराजमान है, उनका नाम लेने जानता। और हमारे डीएससी समाज के समाज के एक बहुत बड़े योद्धा भी मंच का विराजमान है, देवीदास जी हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने 18 साल तक लड़ाई हुई। और नई प्रकाश जी भी, अमरजीत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी अमरजीत सोलंकी जी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी हमारी माताएं, बहनें और डीएससी समाज के योद्धाओं, सबसे पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दो बात बताना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक आपका भाई, आपके डीएससी समाज का एक छोटा सा व्यक्ति होकर के आपके बीच में आया हूँ और एक बात कहने के लिए आया हूँ। ये 12 साल से लंबी लड़ाई लड़ी हमारे प्रदेश के डीएससी समाज के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने, उन सभी का तो मैं धन्यवाद करता ही हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऐतिहासिक फैसला 1 अगस्त को सुनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। और मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। अभी मंच के माध्यम से बता, भाई दिसंबर की टिकट कटने इस बात को लेकर के मुझे उस टिकट की आवश्यकता नहीं थी। मुझे इस डीएससी समाज की आवश्यकता है और रहेगी। मेरी ये गर्दन धड़ से अलग हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा खून का एक कतरा इस डीएससी समाज के लिए काम करेगा। तब 8 तारीख को हमारी कैबिनेट थी। उस 8 तारीख की कैबिनेट में ये केवल एजेंडा भी नहीं आया और ना ही कोई एजेंडे में आया। तो अंत में जब वो कैबिनेट खत्म होने लगी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी 1 अगस्त को जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, हम क्या कर रहे हैं इस फैसले को लेकर के। और इस बात पर लगभग 20 मिनट तक चर्चा हुई और हमने 17 तारीख इसमें रखा एजेंडे में। 17 तारीख को फिर से कैबिनेट होगी और हम उसमें एजेंडे में लेकर के आएंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो आकाश इतना 16 तारीख को लग गई और 16 तारीख को भी इस शख्स ने, आपके भाई ने, आपके बेटे ने एक बुलंद आवाज के साथ उस कैबिनेट ने कहा आप कार्रवाई निकलवा करके देख सकते हैं। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिल को हम सर्वसम्मति से पास करते हैं और मैंने माननीय कैबिनेट का धन्यवाद किया। मैंने कहा इसको मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं। तो मैंने खुद को उसमें मांग करी, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। हम चुनाव आयोग को भेज देते तो चुनाव आयोग उसको मानता नहीं, रद्द कर देता। इसलिए ये आपका भाई बेटा, आपका छोटा सा बेटा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस कांग्रेस ने जितना हमारा विनाश किया, इस जैसी समाज को आगे बढ़ने से रोका है, इसका मौका भी हाल में हमें आया है। उपेंद्र हुड्डा, शैलजा, अब तो काफी लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए हैं। मुझे वो बात स्वीकार नहीं है, कुछ की चर्चाएं भी चली हुई है, मुझे वो बात स्वीकार्य नहीं है। दिसंबर वाले में अगर स्वीकार्य है तो डीएससी समाज का नौकरियों में इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से, ये तो सिर्फ एक टेलर है। मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं इतना पता था मेरा डीएससी समाज इतनी संख्या में आएगा।
मुझे कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था। मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो कान खोल करके मीडिया की एक खबर पढ़ लेना। ये जो डीएससी समाज बैठा है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। मैं आश्वासन देता हूँ, अब मैं आश्वासन देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार आई तो ये सच आपके लिए इस जान की बाजी लगा देगा। मैंने डीएससी समाज की चिंता इसलिए है, मैं कोई नेता पुत्र नहीं हूं, मैं भी आपके समाज का, गरीब समाज का एक बेटा हूं। ना मुझे कोई नेतागिरी की जरूरत है। मैंने ये 4 साल पहले भी निशान में जब मैं विधायक था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष बड़ा धनखड़ जी थे। मैंने उस मंच में खुले मन से कहा था कि कोई जैसी समाज के साथी विराजमान होते यहाँ बैठे हो। मैंने कहा मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मेरे सामने बैठा ये समाज इसके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था चाहिए। और मुझे बात आती है, इसे भी टिकट का मेरी आधार पार कर दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके हकों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। ये लड़ाई का कितनी ही लंबी हो, मैं चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, मैं चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक 50,000 की संख्या में मैं ये दिखाना चाहता हूँ सभी लोगों को कि डीएससी समाज कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावर रखता है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, आप इतनी भारी संख्या में आप लोग आए और एक आपके बच्चे के सबसे ज्यादा संघर्षशील डीएससी समाज हरियाणा का है। आप लोग, और ये आज से नहीं कह रहा हूं, आज की गैदरिंग को देख के नहीं कह रहा हूं। हरियाणा में जब भी कोई विपत्ति आई है, जब किसी ने आंख उठाई है, आपने उसकी आंख तोड़ी है, तोड़ी, आपने मुंह छोड़ जवाब दिया है। बहुत सारी बातें होगी, मैंने लंबी बातें नहीं करनी, राजनीतिक बातें हुई, कुछ बातें तो की भी गई। मैंने बैठ जाओ, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि हमें आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अब कोई सरकार देगी या अपने आप हो जाएगा? बताओ, सरकार देगी कि अपने आप होगा? सरकार देगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर, सरकार किसी राजनीतिक पार्टी की होगी या अपने आप बन जाएगी? राजनीतिक पार्टी की, किसी राजनीतिक दल की होगी ना? राजनीतिक दल। तो हमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा, बहुत साफ होना पड़ेगा। 2 बड़े राजनीतिक दल है हरियाणा में, मुझे नाम देने की भी जरूरत नहीं, आप इतना सब जानते हैं कौन सा दल है जो हमारा हिस्सा रोकता है। उस दल में कौन कौन है जो शरेआम मायावती की तरह बोलती हैं, आरक्षण के खिलाफ डराती हैं? आप सबके नाम जानते हैं। शैलजा, बोल देता हूं सीधा, शैलजा करती है, ब्लैकमेलिंग होती है, और दूसरी तरफ एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में लिख के देती है कि अगर आरक्षण दे दिया जाएगा तो हमें ऐतराज नहीं। आपकी गालियों की जरूरत नहीं, मुझे झूठा बात समझ लीजिए, मगर धोखा वहां भी हो रहा है। धोखा हमें हर पार्टी दे रही है, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम एक नहीं है, इसलिए पार्टी ये धोखा देती है। 11 गवर्नर बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 11 गवर्नर, और 4 बनाए हैं
4 कमीशन बनाए हैं चुनावों में से, हमारा एक भी नहीं बना। बीजेपी अगर सोचती हो कि हमारी नजर नहीं है, हमारी इस पर भी नजर है। हमारे लोग भी गवर्नर के लायक हैं, बनाना पड़ेगा। एक बार धोखा हम खा लेंगे कि वोट दे देंगे क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में पास किया है, देंगे वोट, मगर उसका अर्थ ये नहीं होगा कि इलेक्शन कोई ऐसी चीज है जो कुक का बेटा दोबारा आ जाती है। रोज इलेक्शन आता है, कोई ना कोई इलेक्शन आता है और हम फिर दोबारा से मजा चखा देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। सुचेत रहे। अब मुझे आपकी राय चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बताओ मजा चखाएंगे कि नहीं चखाएंगे? अब हाथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि हाथ हम हो रहे हैं डीएससी के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं। दूसरा एक बात छोटी सी, अगर ये अलग आरक्षण मिल जाए, अलग आरक्षण अगर मिल जाए, समाज के लोगों, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं तो केवल 2 लाइन की बात करूंगा। आज हम कांग्रेस से मांगते थे, आज भारतीय जनता पार्टी से मांगते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, हमारा आरक्षण मांगने का ये आखिरी अवसर है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें आरक्षण नहीं दिया तो हम हाथी के मुकाबले घोड़ा खड़ा करेंगे। बोलो क्या रहेगा? अरे भाई, क्या हाथी के मुकाबले घोड़ा खड़ा करने के लिए तैयार हो? आपकी आवाज कम हो रही है, क्योंकि जो लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों को पश्चाताप करना होता है। अब इस कार्यक्रम को हम ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने जो बोलने की इच्छा रखते हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा, और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, उन सभी संगठनों का, सभी कलाकारियों का, सभी समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा जनसमूह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए पैदल मार्च करता हुआ जाएगा। और जिस आदमी ने बोलना है वो आगे बोलते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपने सड़कों पर बिल्कुल अनुशासन बनाकर रहना पड़ेगा। किसी की एक बेटी की चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज ये नियत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति दिखाने का काम करेगा। जब समाज 21 अगस्त को भारत बंद कर सकते हैं, जब चंद्रशेखर रावण 11 सितंबर को अपनी ताकत दिखा सकते हैं, ये बीएसपी समाज की अपनी ताकत दिखाने के लिए सक्षम है। क्या अपनी ताकत दिखाएंगे? क्या अपनी ताकत दिखाएंगे? मेरा सभी नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से, बुजुर्गों से, और जो अपने सारे लेकर आए हैं, सारे के सारे पैदल यात्रा करते हुए महाना रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और वहां पर इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। जींद में प्रोग्राम हुआ है, महापंचायत हुई है। मैं सैल्यूट करता हूं इन लोगों को जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने डीएससी समाज के। मैं सैल्यूट करता हूं। आज हम अपने हक और अधिकारों के लिए बाहर नहीं आए तो हमारे बच्चे इससे वंचित रहेंगे। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई आज हमारी नहीं है, पर आने वाली हमारी पीढ़ी की लड़ाई है, जो हमारे लोग वंचित रही है इससे। तो मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सारे डीएससी समाज मिलकर रहे और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करे। और अभी आपने देखा होगा, एक गुरु वाल्मीकि भगवान जी के लिए भी बड़े गलत शब्द बोले, तो ऐसे लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस अरेस्ट नहीं करती है जो हमारे महापुरुषों के बारे में और हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी के लिए कोई भी गलत शब्द बोल देता है, हमारे बाबा साहब के लिए गलत बोल देता है। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी उनको जेल में ठोका जाए। हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था। क्या लगता है भाजपा सरकार क्यों नहीं लागू कर पाई? ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है ना भैया। हम तो सुप्रीम कोर्ट आ गया था, राज्य सरकार हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं।
जिन लोगों ने ये केस लड़ा उनका धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इसका मांग कर रहे हैं और लाने की मांग कर रहे हैं। तो अभी चुनाव है हरियाणा के अंदर, क्या लगता है जो सी सरकार आएगी इसको, जो सरकार डीएससी समाज का साथ देगी उस सरकार के साथ हमें, जो हमारा फेवर करेगी, हमारे समाज को हमारे हक और अधिकार दिलवाएगी, हम उस सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आया है बड़े भैया, आया है लेकिन हमारे हक में आया है। हाँ वो होगा ना, वो होगा जब हम लोग, आप और हम उसके फेवर में बाहर निकलेंगे और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करेंगे तो ये लागू जरूर होगा भैया। इस तरह से मायावती और चंद्रशेखर रावण है इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, उनके विरोध करने से क्या है, वो कोई मसीहा कोई बन गए दलित समाज के या डीएससी समाज के, है क्या वो? उन्होंने तो मलाई खाई है मेरे भाई, उन्होंने तो मलाई खाई है। आज गरीबों के नाम पे ये आए हैं, गरीब हो गए और ये 100 करोड़ के मालिक हो गए। आज इनके पास बंगला है, कोठी है, अपने हेलीकॉप्टर है, और जो गरीब आदमी है वो गरीब ही है। गरीबों के नाम पे ये आए थे, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर मायावती हो। तो हम इन लोगों को मानते नहीं है। जो डीएससी समाज का विरोध करेगा वो हमारा नेता नहीं है। पार्टी की ओर से आज पूरे प्रदेश भर से, पूरे हरियाणा प्रदेश से डीएससी समाज के योद्धा जिन्होंने 18 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ी, वो लोग सभी आज उनके आह्वान पर, यहाँ हम भी उनके आह्वान पर आए हैं और एक अच्छा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को आया, उसका धन्यवाद करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हमने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है और डीएससी के योद्धा जितने भी 18 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी जिन लोगों ने, उनका भी मैंने यहाँ मंच के माध्यम से स्वागत किया है, धन्यवाद किया है। तो आपने पार्टी की ओर से शिरकत की क्या समाज? मैंने पार्टी की ओर से आश्वासन दिलाया है, तीसरी बार अगर भाजपा की सरकार आई तो दिसंबर वाल्मीकि ये डीएससी में नौकरियों का आरक्षण जो है की बात से इसको लागू करवा के रहेगा, चाहे मैंने इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े। खुले मन से यहाँ पर जो लोग आए हुए थे डीएससी समाज के, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने एक श्योरिटी ली है, मैंने समाज के सामने, डीएससी समाज के सामने एक मैंने गवाही ली है, मैं गवाह बना हूँ इस बात का। अगर डीएससी समाज को आरक्षण नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम जान की बाजी भी लगा देंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। आज महापंचायत थी, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने पहले कांग्रेस से अधिकार मांगे थे और अब तीसरी योजना में भारतीय जनता पार्टी से हम बड़े अधिकार मांग रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अधिकारों को बहाल नहीं किया तो निश्चित तौर पे हमें चमारों की तरह से नया रास्ता बनाना पड़ेगा। हम अपना राजनीतिक दल बनाएंगे, फिर हम कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अधिकार मांगने नहीं जाएंगे। और जो लोग आज डीएससी समाज की अनदेखी कर रहा है उन लोगों को हम बता देंगे आज ये डीएससी समाज क्या है। जिन चमार नेताओं ने हमारे डीएससी के लोग टिकटें कटवाने का काम किया है, इनके सभी विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट है, इनको अपनी सीमा में रखने का काम ये डीएससी समाज करेगा। हम इन लोगों को, जो लोग हमें पर्दे के पीछे हमारे समाज के राजनेताओं की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, हम उनको जमींदोज कर देंगे। और ये 15 दिन बाद चुनाव आ जाएगा और आप देखेंगे, आज शैलजा को देख लीजिए, जब से डीएससी समाज चमारों के पीछे से हटाए, आज शैलजा एक कमरे में बंद होकर रह चुकी है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और जब तक आप शक्ति सत्ता पक्ष को और विपक्ष को नहीं दिखाएंगे, कोई बात आपकी सुनने वाला नहीं है। और आज इस चैनल के माध्यम से जो लोग आप जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सरकार को खुलेआम चेतावनी देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और डीएससी समाज की तरफ से आखिरी अवसर है। इसके बाद हम इनको कोई अवसर देने वाले नहीं हैं। अभी परिवार पहचान पत्र के द्वारा, फैमिली आईडी के द्वारा जातिगत जनगणना हुई है, जिसमें डीएससी के लोग 33,74,000 पाए गए हैं, जबकि चमार जाति के लोग 30,64,000 पाए गए हैं, जो 11.3 और 9.7 के हिसाब से इनकी आबादी बनती है। ये जो चमार काशीराम और रविदास महाराज को अपना आदर्श मानते थे, रविदास महाराज ने एक बहुत ही सुंदर दोहा संकलन किया था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे रविदास प्रसन्न। ये चमार ना रविदास जी के हुए हैं, ना अम्बेडकर के हुए हैं, ना काशीराम के हुए हैं, क्योंकि काशीराम जी ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी
उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब हमारी एससी पॉपुलेशन में हमारी आबादी 11.3% आती है तो हमें 11.3 आरक्षण मिलना चाहिए और चमारों को 8.7 आरक्षण मिलना चाहिए। और ये केवल नौकरियों में नहीं बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी भी हमारी बराबर की होनी चाहिए। आज आपके माध्यम से एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम एससी सेल में काम नहीं करना चाहेंगे। अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी से हमारी और कांग्रेस से भी निवेदन है कि जिस तरह से एससी सेल को गठन किया जाता है डीएससी सेल का गठन करे। हम डीएससी के लोग अपने अलग गठन में काम करेंगे, हम चमारों के साथ कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे। हाँ, भविष्य में यदि बात बनी हम राजनीतिक तौर पे चमारों के साथ राजनीतिक समझौता कर सकते हैं। अब हम इनके साथ कोई किसी भी तरह का सहयोग नहीं रखेंगे, चाहे इनकी शैलजा पिटे, चाहे अशोक तंवर पिटे, चाहे कृष्ण पवार पिटे, हमने कोई लेना देना नहीं है। मगर आज हम ये डीएससी का समाज स्वाभिमान के साथ अपने हकों के लिए खड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को एक बात कही थी कि जैसे आप लोग चाइना के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है, हम भी इस सरकार को ये चेता देना चाहते हैं ये 2005 वाला डीएससी नहीं है जो आप लोग झूठ बोलेंगे और हम ताली पीट कर चले जाएंगे। अब हम किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको सीमा में बांधना हमें आता है। आज खुले मन से भाजपा को समर्थन किया गया है डीएससी समाज की ओर। देखिए, ये समाज के कुछ लोगों में है सर। अगर भारतीय जनता पार्टी भी हमारा आरक्षण बहाल नहीं करते फिर कहाँ जाएंगे। इसलिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का ये सामाजिक मंच था, मैं कहता हूँ लोगों ने सामाजिक मंच का सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें हित नहीं देती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आज हमारी मजबूरी है। आज डीएससी समाज की समुद्र पे बैठे कबूतर जैसी है, चाहे वो 2 किलोमीटर उड़ ले चाहे 10 किलोमीटर उड़ ले, मगर उसको उड़ के वापस समुद्र के जहाज पे ही आना पड़ेगा। मगर मैं इन बातों से थोड़ा अलग हूँ। आज समर्थन हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, कुछ लोगों ने समर्थन किया है, कोई बात नहीं। ये हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को भी अंतिम रहेगा, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट के बाद भी यदि इन्होंने हमारे अधिकारों को बहाल नहीं किया, हम निश्चित तौर पे इस सरकार को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी अवस्था में ला के दे देंगे। ये चमार भाई बीजेपी के मुख्यमंत्री को ये कह के डराते हैं कि इस आरक्षण को भजनलाल ने लागू किया था और हमने उसको सत्ता में नहीं आने दिया। हम भी आपके माध्यम से एक बात कहते हैं, इस आरक्षण को भूपेंद्र हुड्डा ने ख़त्म किया था, हम उसको 2 बार तो हरा चुके हैं, तीसरी बार भी हराएंगे। और यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को लागू नहीं किया, इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों का एक सा ही फोटो बना देंगे और इनको शीशे में जड़ के सड़क की दीवारों पर चिपका देंगे। ये देवदास जी, आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा ने खत्म किया था, लेकिन उनसे मांग करेंगे लागू करने की भी? ऐसा है, जो वैसे तो राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता और कोई किसी का मित्र नहीं होता। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गलती स्वीकार करे और हमारे हितों के लिए बोले, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं। मगर आज जो परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुप्पी साधे बैठे हुए, हमें नहीं लगता कांग्रेस हमारे पक्ष में बोलेगी। अगर मैं लोकसभा चुनाव की चर्चा करूं, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ऐसे संविधान उठाए घूम रहे थे कि देश में संविधान की हत्या हो रही है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब भारतीय संविधान की जीत हुई है, जब डीएससी समाज को उसके हितों का नौकरियों में अधिकार मिलने वाला है, आज वो माँ बेटा कौन से बिल में छिपे हुए हैं, जरा आकर बताए तो हम। फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी ने अब हमारे हकों को बहाल नहीं किया, जो चौधरी भजनलाल जी ने जो नोटिफिकेशन 1994 में लागू की थी, वास्तव में इस सरकार ने उस नोटिफिकेशन को बहाल करना है, नया कोई प्रस्ताव डालना नहीं। ये हमारे साथ टाल बाल करना बंद करे और हमारे अधिकारों पर स्पष्ट जवाब दे। फिर भी मैं कहता हूँ, ये अंतिम प्रयास है। मैं स्वदेश कबीर हूँ। डीएससी समाज के लिए पिछले 18 वर्षों से हमने सड़क से संसद की लड़ाई लड़ी है। धरना, जुलूस, प्रदर्शन, नाम अनशन, पद यात्राएँ, जेल यात्राएँ, बहुत लंबी लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। और आज
डीएससी का महासम्मेलन जींद में हमारा हुआ, उसमें हज़ारों की संख्या में डीएससी समाज जुड़ा है। मुख्य रूप से वाल्मीकि, धाना, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सेंकाट, सिगरीगर, पेरना, स्पेरा, ये सभी जातियाँ आज जुड़ी हैं। और आज आपने देखा कि भारी संख्या में लोगों ने अपना योगदान दिया है। जी, तो आज बड़ी संख्या में जुड़ा, क्या फैसला लिया गया है? प्रदेश में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए क्या फैसला? देखिए, जो 18 वर्षों से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के वर्गीकरण की, ये कोई नई लड़ाई नहीं थी। 1994 में चौधरी भजनलाल जी ने ये 2 भागों में बांटा था और 2005 में राजनीतिक षड्यंत्रों से मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने कुमारी शैलजा के और उनके और 3-4 मंत्री थे, उनके दबाव में आकर के इस हमारे आरक्षण के वर्गीकरण को ख़त्म किया, जिससे हमारे बच्चों के भविष्य की एक प्रकार से अंधकार में चला गया। ना शिक्षा में हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ, ना सरकारी नौकरियों में हमारे बच्चे वंचित रहे। तब से इस लड़ाई को हमने लड़ा, सड़क से संसद तक। और अब आपने देखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने और 7 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता माननीय DY चंद्रचूड़ ने की है, उसकी 7 जजेज बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आया है। 1 अगस्त को ये फैसला आया और हमने मुख्यमंत्री नायब सैनी से और देश के प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था कि भी आप शीघ्र अतिशीघ्र इस फैसले को लागू कर दें। तो 3-4 स्तर की बेंच वार्ता हमारी हुई है मुख्यमंत्री नायब सैनी से, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, आचार संहिता में ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कैबिनेट में हमारे आरक्षण के वर्गीकरण की अनुशंसा की है। तो इस नाते आज आपने देखा हमने पूरे हज़ारों की संख्या में डीएससी समाज जुड़ा। हमने भारतीय जनता पार्टी को आज समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन केवल आंखें मूंद के नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने से पहले जींद के ही इस भूमि पर 2019 में मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमें आरक्षण में वर्गीकरण शिक्षा में दिया था। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहेगा, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया कि भी इन लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है, इन लोगों के बच्चे भी नौकरियों में नहीं आ रहे हैं, शिक्षा में एडमिशन नहीं हो रहे। तो उन्होंने 2019 में इसी धरा पर संत कबीर जयंती पर ये अनाउंसमेंट किया था कि हम शिक्षा में लागू करते हैं, और 2020 में शिक्षा में लागू हो चुका है। तो हमें इसलिए बीजेपी से उम्मीद है कि बीजेपी ही हमें नौकरियों में भी ये करके देगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है। इसलिए हमने आज बीजेपी को समर्थन किया है, और बीजेपी को हम जिताएंगे, और अपना हमारे बच्चों का जो भविष्य है, हमारा आरक्षण का वर्गीकरण है, वो हम अपना बहाल करवाएंगे। डीएससी समाज का जो बीजेपी को समर्थन मिला है, कितना फ़ायदा आपका मानना है? हरियाणा में कितनी सीटों पर फ़ायदा पहुँचा है? देखिए, डीएससी समाज हमारा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारी सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 20 से 28 हज़ार वोट हैं, 20 से कम नहीं है, और 28-29 हज़ार तक वोट है। तो हमने वादा करवाया है, वचन दिलवाया सभी से कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी को हम देंगे, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे, क्योंकि हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों का अधिकार चाहिए। तो प्रचार भी करेंगे इसके लिए डीएससी समाज के लोगों में? हमारी टीम आज से ही, बल्कि आज शाम से ही जितने भी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हमारी सारी टीमें, बल्कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे इंडिपेंडेंट खड़े हैं। जैसे हमारे साथ ये हमारा भाई है, इसने भी पर्चा भरा हुआ है, तो ये हमारी बहन, इन्होंने भी पर्चा भरा है। तो इनका समर्थन हम बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार है डीएससी समाज के लोग हैं, उनका भाजपा के पक्ष में समर्थन करवाएंगे? भाजपा के पक्ष में ही सभी डीएससी समाज के जितने उम्मीदवार खड़े हैं, भाजपा के पक्ष में ही समर्थन कराएंगे, और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी, हमारे बच्चों का अधिकार हमें मिलेगा। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि आज जो हमने बीजेपी को समर्थन किया है, वो केवल एक औचक रूप से निर्णय नहीं है, ये हमारे सभी बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत गहन अध्ययन, परीक्षण, निरीक्षण करके हमने ये समझा है, जांचा है, परखा है, और हमने ये अभी सोचा है कि बीजेपी ही हमारे आरक्षण का वर्गीकरण जो शिक्षा में उन्होंने कर दिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के से पहले, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो पूरे देश में लागू होता है, और 7 जजेस का बेंच का फैसला है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी सभ्य होती और इतनी ईमानदार होती, तो उनको भी तो हमारा वोट चाहिए। 35 लाख की जनसंख्या हमारी हरियाणा में है,
तो वो भी तो हमें आश्वासन दे सकती थी कि भी हमारी सरकार बनी तो हम करेंगे, या हम अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से। आज ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी तो आरक्षण को खत्म करने की बात और बोल रहे हैं। चलिए ये बताइए, आज की महापंचायत के बाद यदि कांग्रेस की ओर से कोई न्योता आता है, विचार किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की पहले अपनी लड़ाई खत्म हो जाए। अब हमें गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि हो सकता है कि शैलजा अपने कांग्रेस की जो गृह क्लेश है, उन गृह क्लेश से ही पीड़ित है। किरण चौधरी भाग गई है, उससे पहले और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भाग गए थे, जैसे आपके इलाके का ही वीरेंद्र डुमरखा भाग गया था पिछली बार, और राविंदरजीत चले गए थे, और बहुत सारे नेता चले गए थे। तो पहले ये कांग्रेस अपना परिवार ही संभाल ले, ये हमें तो आश्वासन कहाँ देंगे। फिर भी कांग्रेस हमें आश्वासन देती है। अब हरियाणा में तो हम किसका आश्वासन माने, कोई हुड्डा कौन पसंद नहीं करता, किसी को पता ही नहीं इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, इनका नेता कौन होगा। हाँ, यदि राहुल गांधी हमसे बात करे, क्योंकि ये केवल हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के 28 करोड़ लोगों का मामला है। 28 करोड़ की जनसंख्या डीएससी की है पूरे भारतवर्ष में। तो और 3-4 स्टेटों ने डीएससी लागू भी कर दिया है। आंध्र प्रदेश ने किया, तेलंगाना ने किया, केरला ने किया, कर्नाटक ने किया। हरियाणा में भी हमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अगर एक दिन आचार संहिता लागू नहीं होती तो मैं भी कर देता 17 तारीख को। तो इसी नाते अगर बीजेपी से हमें इसलिए सरोकार है कि बीजेपी ने हमसे वादा किया है, और शिक्षा में हमें पहले ही करके दे दिया। उन्होंने तो देखा नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा, और चूंकि कांग्रेस ने तोड़ा था इसलिए हम कांग्रेस से खफा है। हुड्डा को हमने नाक को चने चबवाए 10 साल, उसको भी हराया, उसके छोरे को भी हरवाया हमें रोहतक से। हाँ, कांग्रेस में अगर राहुल गांधी अगर बयान देते हैं, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बैठ के, फिर हम इस बात पे विचार कर सकते हैं कि क्या हम कांग्रेस का भी समर्थन करें। लेकिन आज हमारा पूर्ण समर्थन बीजेपी के साथ है। बीजेपी को तीसरी बार हम सत्ता में लाएंगे, हमारे प्रयास रहेंगे, और बीजेपी तीसरी बार आएगी, हमारे बच्चों का भविष्य